नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। संभल हिंदुओं की धार्मिक नगरी थी जिसका जिक्र हजारों साल पुराने धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। अब सर्वे और खुदाई से उसके सबूत मिल रहे हैं और ऐसे न जाने कितने सबूत संभल की धरती अपने अंदर समाये हुए, न जाने कितने मंदिर और न जाने सनातन के कितने सबूत समेटे हुए, इसका धीरे धीरे करके खुलासा भी हो रहा है। जो संभल कभी हिंदुओं की धार्मिक नगरी थी, जहां पुराणों में कल की अवतार होने का दावा किया जाता है, सियासत ने हिंदू धर्मस्थली संभल को मुस्लिम बहुल इलाका बना दिया। अब वहां सर्वे से नाराज लोग सीधा पथराव कर देते हैं, पुलिस प्रशासन पर हमला बोल देते हैं, लेकिन तब सौहार्द की दुहाई नहीं दी जाती। लेकिन जब राज्य एएसआई की टीम सर्वे और खुदाई करके सैकड़ों साल पुराने मंदिर, कूप और तीर्थ स्थल के सबूत दे रही है, तो इसको कभी संविधान विरोधी बताया जाता है तो कभी लोकतंत्र के खिलाफ। इस मुद्दे पर बहस जरूरी क्यों है? बहस इसलिए क्योंकि संभल में सनातन की खोज पर विपक्ष ऐतराज जाहिर कर रहा है, क्योंकि सर्वे और खुदाई से सौहार्द बिगड़ने की बात कही जा रही है, क्योंकि संभल में सरकार पर एक तरफा एक्शन का आरोप लग रहा है, क्योंकि सर्वे खुदाई को संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ बताया जा रहा है। तो ठोकेंगे इन सारे मुद्दों पर ताल और जिम्मेदारों से पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। लक्षण अच्छा यह है कि सब हिंदुओं के चिन्ह मिल रहे हैं। हम इसको लेके रहेंगे कोर्ट से भी और वोट से भी और जनता के सहयोग से भी। अभी तो वर्तमान में जो क्षेत्रफल है उसकी हम खुदाई करेंगे और आसपास जो अतिक्रमण हो चुका है, लगभग आधा क्षेत्र 190 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल अतिक्रमित है, उसको भी हम धीरे धीरे अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। ये संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, जनता की बात कोई करते नहीं, सब जनता के खिलाफ काम करते हैं। नया सबूत ये छोड़ रहे हैं। आज जरूरत है कि और ज्वलंत समस्याएं हैं उस पर योगी बाबा को लगाना चाहिए अपने अधिकारियों को, और ये चंदौली में निकल रहा हो। नफरत और घृणा पैदा करके हम कोई इस देश का भला नहीं कर रहे हैं। आने वाले समय में बहुत समस्या हमारे सामने खड़ी हो सकती है। खासकर ये इल्जाम संभल वालों के ऊपर कि 25 या 30 कुएं नहीं, मैं कहता हूँ पूरे संभल या कुर्बो जवार संभल में देखोगे तो कई सौ कुएं निकलेंगे पूरे शहर में। ये भारत भूमि तपोभूमि है, जहाँ भी आप खुदाई करेंगे वहाँ धार्मिक कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। चलिए अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं मनीष शुक्ला, बीजेपी के प्रवक्ता, मनीष सिंह हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विजय शंकर तिवारी हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, हाजी रंगरेज हैं, AIMIM के प्रवक्ता, नूर अहमद अजहरी साहब है, इस्लामिक स्कॉलर है। थोड़ी देर में आचार्य विक्रमादित्य भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं सबसे पहले नूर अहमद अजहरी साहब आप ही के पास आ रहा हूँ। अतिक्रमण अगर किसी जगह से हटाया जा रहा है, अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है, तो इससे किसी को कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए? नूर अहमद अजहरी साहब, आप ही से सवाल था। लगता है अजहरी साहब तक आवाज नहीं जा पा रही है। हाजी रंगरेजी, यही सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं। अगर अतिक्रमण कहीं से हटाया जा रहा है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? देखिए, अतिक्रमण हटाया जा रहा है उसको किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर जब खास तौर से मुसलमानों के इलाकों में जाकर बुलडोजर जो अतिक्रमण हटाता है और दंगे के बाद ऐसी स्थिति बनती है और उस दौरान बुलडोजर पहुंचता है। तो आवाज बढ़ा दीजिएगा पीसीआर स्टूडियो में। तो बुलडोजर के तो ना आंख है, ना नाक है, ना कान है, उसे तो भेजा जा रहा है बाकायदा। उसका तो स्टेरिंग जो है, उसका रुख जो है मुसलमानों की तरफ करा जा रहा है। ये तो जग जाहिर बात है। 90% बुलडोजर की कार्रवाई जो हुई है अभी तक, वो सारी मुसलमानों के खिलाफ हुई है। तो ये सरकार, बाबा की सरकार नहीं, अब ये बताइए ना, ये तस्वीर आप शायद देख रहे होंगे हाजी रंगरेज जी। अब इतनी पुरानी बावड़ी वहां पर मिली है और वहां पर इसकी खुदाई चल रही है, तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया, जरा बताइए। तो मैं तो कह रहा हूँ पूरे भारत देश को खोद देना चाहिए। भारत खोदो योजना लाकर योगी जी को, मोदी जी को एक बिल लाकर संसद में, और पूरे देश को खुदाई शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इस देश में खुदाई बहुत जरूरी है। महंगाई, बेरोजगारी और मुद्दे जरूरी नहीं है। ये जरूरी है कि मंदिर तलाशने हैं, कहाँ कहाँ मंदिर है, मस्जिदों के अंदर तलाशना है मंदिर कहाँ कहाँ पर है,
अरे भैया, आप इतिहास को कहाँ कहाँ कुरेदते फिर रहे हैं। तो आप इस देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? आप चाहते हैं इस पूरे देश का जो है, आप इर्द गिर्द देखिए, इर्द गिर्द मुसलमानों के राजनीति करनी है भाजपा को। मनीष जी, मनीष शुक्ला जी, अभी आपने सुना AIMIM का स्टैंड कि आप कहां कहां खोदोगे। ये कह रहे हैं ऐसे करते करते तो आप पूरे देश को खोद डालोगे और खुदाई में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। देखिए प्रत्युष जी, 1947 के बाद कांग्रेस ने राजनीति की जो नींव रखी, धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषित की, उसके बाद सपा AIMIM जैसे लोग उसी पर चल रहे हैं। यहाँ अगर कहीं जब तक मुसलमानों के पक्ष में कुछ अधिक कर दीजिए तो ही धर्मनिरपेक्ष आप हैं। आखिर जो खुदाई चल रही है, जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, वहां हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? वहां अतिक्रमण करने वाले तो कोई हो सकते हैं। चंदौसी और संभल में जिस तरीके से ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के मंदिर मिल रहे हैं, बावड़ियां मिल रही हैं, कुएं मिल रहे हैं, तो अपने देश के इतिहास को जानने में इतनी परहेज क्यों है इन लोगों को? उसको हिंदू मुस्लिम या सांप्रदायिक दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? कहीं न कहीं इनके मन में कुछ काला है, इनके मन में कुछ न कुछ छिपा हुआ है, इनको कोई भय है, कुछ भय से ग्रसित है। इस तरह के सर्वे हो रहे थे, ये मुसलमानों को इस तरह से नहीं डिबेट होती है। देखो भाई, देखो अभी अपनी बारी में हाजिर अंग्रेज जी अपनी बारी में बोले। अभी हम हाजिर अंग्रेज जी अपनी बारी में बोले। सांप्रदायिक कहने लगेंगे और हम चुप हो जाएंगे तो धर्मनिरपेक्ष मान लेंगे हमको। दरअसल यही मानसिकता है, ये शोर मचाए और हम चुप हो जाए तो हम धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे। हम कहें नहीं, सब लोग बराबर बराबर अपने समय पर बोले, उसको भी सांप्रदायिक कह सकते हैं। यही मानसिकता थी दरअसल जो हाजिर अंग्रेज जी अभी करने का प्रयास कर रहे थे। देखिए, चंदौसी और संभल एक पौराणिक महत्व का शहर है। कहा जाता है, हमारे तमाम पुराणों में हजारों वर्ष से कहा गया है कि श्री विष्णु जी का जो 10वां अवतार है कलिक जी, वो यहीं पैदा होने वाले हैं, ऐसी मान्यता है। और उसके आधार पे आज जब चीजें वहां सर्वे हो रहा है, और सर्वे कोई नगर निगम, नगर पालिका या कोई अन्य संस्था नहीं कर रही है, भारतीय पुरातत्व विभाग वहां सर्वे कर रहा है और वो देखने का प्रयास कर रहा है कि इतिहास की कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो छुपी हुई हैं नीचे, जहां अतिक्रमण हो गया है। और ये हमेशा से विश्व के सभी देशों में जो हमारी इतिहास की जो, ठीक है, आप कह रहे हैं कि एएसआई अगर अपना काम कर रही है तो उसमें कम से कम हिंदू मुसलमान का एंगल ना ढूंढा जाए। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता ने वहां से जो ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है वो हम एक बार दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। प्लीज चलाइएगा। और ये क्षेत्र काफी गहरा बताया जा रहा है, जिसके अंदर पानी संरक्षण के लिए इसे रखा जाता था। इस बावरी की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये बावरी के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर लगातार खुदाई चल रही है। राजू राज, जी मीडिया, संभल। मनीष सिंह जी, अगर कोई प्राचीन या ऐतिहासिक स्थल या मंदिर है और उस पर किसी ने किसी वक्त किसी जमाने में अगर अतिक्रमण कर लिया, तो क्या उसको उसी के मिट्टी के अंदर दफन रहने देना चाहिए या उसको बाहर निकालना चाहिए? इतिहास को टटोलने में, ढूंढने में, रिसर्च करने में क्या कहीं से कोई दिक्कत या आपत्ति है? प्रत्युष जी, बहुत अच्छा आपने और वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों में बहुत ही वाजिब सवाल आपने पूछा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो प्रभुत्ववादी सोच के हैं, सामंती सोच के हैं, अहंकारी सोच के हैं, उनकी राजनीतिक मानसिकता को भी पढ़ने की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता में कायम रहने के लिए जिस जुगत का हमेशा से जिस व्यवस्था का उन लोगों ने रुख अख्तियार किया है, सांप्रदायिकता की राजनीति, अहंकार की राजनीति, घमंड की राजनीति, वो आज के समय में योगी आदित्यनाथ के सिर पर चढ़ करके बोल रही है। मैं पूछना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी से कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर 21 जो मुकदमे लगे थे 2017 में, जो भारतीय जनता पार्टी ने वापस लिया था, 21 मुकदमे किस बात के उनके ऊपर दर्ज थे? उत्तर प्रदेश में जराइम की दुनिया कायम हो गई थी। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से दंगा कराया उत्तर प्रदेश में, 21 मुकदमे आज के समय में दंगा कराने के उनके ऊपर मुकदमे दर्ज थे। वह इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में हम जानते हैं कि जब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे तो सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक सौहार्द, यहां बताइएगा मनीष जी, यहां बताइएगा कि ये
अगर अतिक्रमण मुक्त किसी इलाके को, किसी स्थान को कराया जा रहा है तो इससे भाईचारा कैसे खतरे में आ रहा है, यह बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रत्युष जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। अतिक्रमण के नाम पर किसी को कोई संदेह नहीं है, लेकिन शासन और प्रशासन के लोग मीडिया के सामने अगर अपनी बात प्रशासनिक व्यवस्थाओं की आकर के रखते तो हमें कोई क्षोभ नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं, अगर इस बात को लेकर के डिफेंड करते हैं तो सवाल खड़ा होता है कि राजनीतिक मानसिकता को पूरा करने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए 5 नौजवानों की हत्या की गई, 5 नौजवानों की जान गई। एक बार भी भारतीय जनता पार्टी ने क्या शोक प्रकट किया, उनके ऊपर मुआवजे का कोई ऐलान किया? मनीष शुक्ला जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि ये जितनी भी ये खुदाई सर्वे सब चल रही है ना, सब की सब ये राजनीति से प्रेरित है। मैं अखिलेश यादव का एक पुराना बयान, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, उनका बयान मैं कोट करना चाहूंगा। ये खोदने वाले देश का सौहार्द खोद डालेंगे। दरअसल में ये लोग पीडीए की ताकत से घबराए हुए हैं। जितना पीडीए एकजुट होगी, बीजेपी उतनी अधिक कमजोर होगी और इसके बाद वो बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक पॉलिटिक्स करेगी। इसलिए आपकी ये खुदाई योजना चल रही है, यहां खोद डालो, वहां खोद डालो। मनीष जी, मनीष शुक्ला, पूरे विषय पे मैं 3 बातें कहना चाहता हूं, जल्दी जल्दी कहूंगा। एक तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे लोगों की सोच अगर पहले से रही होती तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता का पता नहीं चल पाया होता। दूसरी बात, आपने इनसे 3 सवाल पूछा, आप इस पूरे शो को रिवर्स करके देखिएगा, आपके सवाल का कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया। तीसरी बात, अभी ये कह रहे थे कि 5 युवक मार दिए गए। अरे पुलिस पे आप पत्थर फेंकोगे, गोली चलाओगे और आपस की गोलीबारी में मारे जाओगे तो मुआवजा तो केवल अखिलेश यादव दे सकते हैं, क्योंकि ये तो आतंकवादियों के हमदर्द रहे हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं, कचहरी है, दंगा कराने की साजिश रचेगा, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेगा। 2024 में प्रदेश की जनता ने खारिज कर दिया इनको, अखिलेश यादव जी की पीडीए के ताकत को, पराक्रम को बल दिया। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और पूरी तरह से जमीन दोस्त कर दिया और सिर्फ भारतीय इन्होंने भारतीय जनता पार्टी आगे कर रही है। हमें सुनना नहीं चाहते। अखिलेश यादव थे, हर तीसरे दिन दंगा कराते थे। अखिलेश यादव थे, कहते थे आतंकवादियों को छोड़ दो। माननीय न्यायालय ने डांटा, फटकारा अखिलेश यादव को, कहा कि इनको कल परमवीर चक्र भी दोगे। तो उनके प्रवक्ता अगर कह रहे हैं कि ये पत्थरबाजों को, ये गोली चलाने वालों को मुआवजा दे दो, तो मैं तो आश्चर्यचकित नहीं हूं। इनका डीएनए यही है। ये अपराधी माफिया दंगाइयों के साथी है, ये जाली नोटों के व्यापारियों के साथी है। तो ये दंगाइयों के साथ खड़े हो रहे हैं तो कोई आपत्ति भी नहीं है और कोई आश्चर्य मुझे तो नहीं है। इनका डीएनए शुरू से। मैं नूर अहमद अजहरी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। नूर अहमद अजहरी साहब, आपके सामने सब तस्वीरें खुद ब खुद सब बयां कर रही हैं। वहां पर खुदाई चल रही है, बावड़ी मिली है, अंदर कुछ कमरे मिले हैं, अभी और खुदाई जारी है। तो क्या इन सबको फिर से मिट्टी से पाट देना चाहिए? क्योंकि इससे भाईचारा खतरे में आ रहा है। सबको मिट्टी से, कंक्रीट से बिल्कुल पाट देना चाहिए, क्योंकि खुदाई करने से सांप्रदायिक सौहार्द खतरे में है, भाईचारा खतरे में है। दरअसल मुल्क भर में इस वक्त जो नफरत का बाजार गर्म है, मैं पहली बार देख रहा हूं ऐसा कि कुछ सरकारें जो खुद हुक्मरान देश का माहौल खराब करना चाहती है, देश का माहौल खराब करना, ऐसा कभी नहीं हुआ। अखिलेश यादव का भी दौर हमने देखा है, बहन मायावती का दौर भी हमने देखा है, और भी बहुत सारे दौर हमारी निगाहों के सामने हैं। लेकिन ऐसा पहली बार देखा जा रहा है जो हाकिम वक्त है वो खुद ऐसी अदाकारी दिखा रहा है कि जिससे देश में नफरतों का बाजार गर्म है। अतिक्रमण के नाम से आप हिंदू और मुस्लिम क्यों कर रहे हो? अतिक्रमण के नाम से आप देश को जलाने का प्रयास क्यों कर रहे हो? अतिक्रमण है, हटाइए। किसने आपको रोका है? सरकार आपकी, आप तो बहुत कुछ कर सकते हो। अतिक्रमण के नाम से ढिंढोरा क्यों पीट रहे हो? कहीं पर मंदिर है, आप उसकी पूजा आप करिए। किसने आपको रोका है? कौन आपको रोक सकता है? रोकना और किसी की हिम्मत भी नहीं, किसी की इबादत गाह पे किसी को रोका जाए। लेकिन जिस तरह से ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू और मुसलमानों में नफरतें पैदा हो। 30 और 20 का जो तस्करा चुनाव में होता आया है, 80 और 20 का, तो वो 80 और 20 ला करके इस वक्त समाज के नाम से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आपने इस पूरे डिबेट को 80 और 20 पर ले आए आप तुरंत।
बिल्कुल भाई, यही मतलब एएसआई की टीम वहां पर 80-20 करने गई है क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एएसआई की टीम खुदाई कर रही है, बावड़ी मिल रही है तो ये 80-20 की लड़ाई है। ये 80-20 की लड़ाई है। हाकिम वक्त के हुक्म को सुनने की आती है। एएसआई क्या है? एएसआई वही कर रही है जो हाकिम वक्त चाह रहे हैं, जो वो लोग बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तब तो जितने भी अजहरी साहब, तब तो फिर भारतीय पुरातत्व विभाग को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जहां वो ऐतिहासिक साक्ष्य ढूंढेगी, आप कहिएगा कि नहीं ढूंढना चाहिए। आखिरी बात सुन ले, ये सारे मामले इसलिए सामने आ रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं अजहरी साहब, मेरी बात सुन लीजिए, छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपने कहा ना खुदाई कर करके एएसआई क्या है, आपने कहा एएसआई क्या है, सरकार जो कहेगी वो एएसआई करेगी। हरियाणा का एक गांव है और उसके पास आसपास का इलाका 1986 से वहां पर खुदाई चल रही है और वहां पर प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिल रहे हैं। क्या वो भी राजनीति से प्रायोजित है? क्या वो भी राजनीति से प्रेरित है? क्या इतिहास में क्या था, पहले हमारी सभ्यता कैसी थी, उस काल में लोग कैसे रहते थे, इसको जानने का हक नहीं है, इसलिए बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द खतरे में आ जाएगा। भाई साहब, आपको एएसआई डिपार्टमेंट बंद करवा दूंगा। अरे साहब, ये जो 5 लाशें जो गिर गई हैं, पुलिस ने गिरा दी हैं और वही पुलिस वहां पर जांच। ठीक है, मैं विजय शंकर तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं। विजय शंकर तिवारी जी, ये जो संभल में जिसे कहा जा रहा है कि बांके बिहारी का एक मंदिर यहां पर भी हुआ करता था और ऐसा दावा है 152 वर्ष प्राचीन भव्य मंदिर हुआ करता था, आज वो वीरान है, जर्जर हालत में है और 25 वर्ष पूर्व तक यहां पर हिंदू समुदाय के लोग रहते थे, पूजा पाठ करते थे। उसके बाद यहां पर पूजा बंद हो गई। किसने रोका था? और इतने सालों के बाद अब ख्याल क्यों आया, पहले क्यों नहीं आया? विजय शंकर तिवारी जी। हाँ जी देखो, हाँ प्रत्युष जी, मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पाया था अभी। हाँ, देखिए कि भारत की परंपरा में कुआं बावड़ी खोदना, मंदिर बनाना, तालाब बनाना, ये बहुत सत्कर्म माने जाते रहे हैं और उसी परंपरा के आधार पर ये मंदिर बने, तालाब बने, कुआं बने। अब ये समझिए, जब भारत में सत्कर्म इसको कहा जाता है और जो उसको पाटने का काम करेगा उसको क्या कहेंगे? संभल में भी 19 कुओं की बात हो रही थी, अभी 3 कुएं मिले हैं और उनके अंदर मूर्तियां मिली हैं। तो उन कुओं के अंदर आखिर मूर्तियां क्या कर रही हैं? ये अपकर का काम करने वाला कौन है? और मैं चंदौसी अभी 5 दिन पहले गया था और चंदौसी को लोगों ने हमने पूछा तो उन्होंने कहा ये तो छोटा ब्रिज कहा जाता है। इतनी धार्मिक नगरी, इस परंपरा के लोग, और वहाँ पर भी इस प्रकार के कुओं को पाटने का अपकर्म किया गया है, तो स्वाभाविक उनको खोदना तो चाहिए। और रही बात अतिक्रमण की, तो अतिक्रमण तो हटाना सरकार का काम है और कोई भी राजनीतिक पार्टी अतिक्रमण हटाने के साथ में खड़ी होनी चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। जितनी मस्जिदें हैं उन सबको आप अतिक्रमण बता करके तोड़वा दो। सुनिए, यही आप कर सकते हो, यही आपकी है। सुन लीजिए आप। और ये जो लोग अतिक्रमण हटाने के लिए उसके विरोध में खड़े हो रहे हैं, ये क्या विकास का काम करेंगे? और जो कुआं को पाटने के साथ में खड़े हैं वो क्या सत्कर्म करेंगे? न ये सत्कर्म कर सकते हैं, ना अतिक्रमण हटा सकते हैं, ये केवल तुष्टिकरण कर सकते हैं। और रही बात इस्लामिक की, तो मैं कहता हूं जिन मंदिरों में पूजा होती थी, जिन मंदिरों में मूर्तियां होती थी, प्रतिमाएं होती थी, उन मंदिरों में नमाज करने की इनके यहाँ परंपरा नहीं है, इनको मना किया गया है। इसके बाद भी वहां नमाज कर रहे हैं तो उसके साथ भी खड़े हो रहे हैं। ये अब इनको सोचना चाहिए जो विरोध कर रहे हैं कि वास्तव में ये कौन से इस्लाम को मानते हैं। आप कहां से लाते हो ये बातें? हमारे यही समझ में नहीं आया। आप बातें पढ़ते आप बताइए, आपके यहाँ जहाँ मूर्तियां रहती हैं, प्रतिमाएं रहती हैं, देव रहते हैं, वहां पर नमाज करने की परंपरा है क्या? आपको आदेश है क्या? आप कर सकते हैं क्या? और अगर कर रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए। कहां पर मूर्तियां हैं और मुसलमान नमाज पढ़ रहा है? बताओ ना, कहां पर मूर्तियां हैं, मुसलमान नमाज पढ़ रहा है? जगह जगह मूर्तियां। बाबरनामा खत्म कर दे, देश की सभी मस्जिदें खत्म कर दे। सारी मस्जिदों में आपके भगवान रहते हैं तो मस्जिदें हटा दें।
देखो, सारी मस्जिदों में आपके भगवान रहते हैं, तो हम लोग अपनी मस्जिदों को कर दे। एक समय तक चलता है, झूठ वामपंथियों के बीच में चलता है, झूठ कम्युनिस्टों के साथ चलता है, झूठ भारत में नहीं चलेगा। आज भी मैं आचार्य विक्रमादित्य का रुख कर रहा हूँ। आचार्य विक्रमादित्य जी, इनकी आपत्ति और साथ साथ इनकी आशंका इसी बात को लेकर है नूर अहमद अजहरी साहब की, पहले आप सर्वे करवाओगे, उसके बाद आप खुदाई करवाओगे, उसके बाद आप वहां से मूर्ति ढूंढोगे और फिर उसे आप मंदिर बताओगे, फिर कहोगे कि साहब ये पूरा इलाका जो है ये हिंदुओं को दे दिया जाए, वहां पर मंदिर बनाया जाए, मस्जिद है तो उसे हटाया जाए। जो सत्य है उसको बोलने में दिक्कत क्या है? सबसे पहले तो यहाँ अजहरी साहब ने बोला, अभी बड़ी विचित्र, मैंने पूरी डिबेट में शांति से सुना, सब शांति से, सबके 2-3 जवाब हैं वो मैं दे दूं। सबसे पहले तो ये देख रहे हैं, कह रहे हैं कि एक ऐसी जगह बता दो, दिल्ली देखिए, दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार जैसी जगह है, वहां पर भगवान के शिव विग्रह आज भी जगह जगह विद्यमान है। ASI ने वहां लिखा है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उस जगह पर नाजायज तौर पर कब्जा किया गया और उस मंदिर को परिवर्तित कर अजहरी साहब, ऐसी मेरे पास लिस्ट तैयार है, कम से कम 3 से 4 हजार जगहों की ऐसी लिस्ट आपको दे सकता हूं, लेकिन मैं उसमें टाइम बर्बाद करना नहीं चाहता क्योंकि आपने सुनना नहीं है। और देखिए ये तमाम उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने कहा कोई एक जगह बता दीजिए जहां पर अंदर मूर्ति और वहां पर लोग वहां पर जाकर नमाज पढ़ रहे हैं। जाके देखो, इनकी परंपरा है कि यहां पर जहां भी भारतीय संस्कृति के मंदिर विद्यमान है, ये रगड़ के उसको साफ करते हैं, रगड़ के। इनकी एक नई रिवायत शुरू हो गई, जो भारत के अंदर रिवायत शुरू, कहीं और नहीं है, कि जाकर वहां रगड़ना है, रगड़ के साफ करना है। और तो और अभी ज्ञान व्यापी के अंदर भी, वहां पर ज्ञान व्यापी के अंदर तो शिवलिंग साक्षात विद्यमान है, जिसको आपने वजू खाना बना रखा है। अरे खुदा भी माफ नहीं करेगा, तुम जैसे जिस प्रकार के कमजोर लोग जो हो ना, खुदा भी ऊपर वाला माफ नहीं करे। आप शांति सुन लो, बदतमीजी ना करो, बैठ के यहाँ पे सुन लो शांति से बैठकर, यहाँ सुनो बैठकर। अभी आप जो बोल रहे थे यहाँ पर कि बैठकर, जो मुझे बताइए 5 दिन के अंदर सर्वे की बात कर लीजिए, बरेली के अंदर एक मंदिर मिला जिसके अंदर इन्हीं का दाढ़ी वाला बैठा हुआ था चौकीदार बनकर, और वहां वो मना कर रहा। सुनो बैठकर, बदतमीजी ना करो, यहाँ बदतमीजी ना करो, बैठ के जहाँ बैठे हुए हैं वहीं वहां ठीक कर दिया जाएगा, बैठ के सुन लो। बदतमीजी ना करो, बैठ के सुनो। बरेली के अंदर, नहीं बरेली के अंदर जो केवल भोगने के लिए आते हैं, सिर्फ भोगने के लिए। अरे शांति सुनने के लिए बात करो। मुझे बताइए, ये कह रहे हैं शब्दों की मर्यादा रखें, शब्दों की मर्यादा। कौन सी मस्जिद का सर्वे हुआ? मुझे बताइए कौन सी मस्जिद का सर्वे हुआ? यहाँ बैठ के तमाम लोग यहाँ बैठ के कह रहे हैं मस्जिद का सर्वे होगा, मस्जिद का सर्वे हो गया। मंदिर के ऊपर आपका वहां नाजायज रोक पे बैठकर अब घर बना के रह रहा था, वो सामने आया और उसने घुसने नहीं दिया, पुलिस ने जाके उसको बाहर निकाला, सामान उठवा के पाया। अभी जो बावड़ी है उसके ऊपर घर बना के रह रहे हो, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ रहे हो। मुझे बताइए, जहां जहां आपने खोदा वहां पर मंदिर ही निकला ना, कुछ और तो नहीं निकला, आपका कोई इष्ट तो नहीं निकला, आपका कोई इबादत जगह नहीं मिली। तो देख लीजिए, सत्य सामने आ रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका है और ये इनके साथ था। और दूसरे पहले बैठे हुए, सबसे पहले वो जो बैठे हुए सबसे पहले अपनी चोट मार रहे थे, अंग्रेज साहब बैठे हुए, उनको टिकट नहीं मिली है, अरे जाके नवाब साहब का गुस्सा निकालो ना भाई। मनीष सिंह जी, ये जो बावड़ी वहां पर अभी मिली है, चंदौसी में जो बावड़ी मिली है, जिसकी वहां पर खुदाई चल रही है, अगर नूर अहमद अजहरी साहब, एक सेकंड मैं दोनों से बार-बार अनुरोध कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको, कोई निजी टिकट टिप्पणी नहीं, फिर ये तुम्हारे तलवार बहस का कोई मतलब नहीं है ना, ये बहस का डेकोरम नहीं है, बहस का डेकोरम नहीं है। एक सेकंड, मेरा सवाल मुझे रखिएगा, एक सेकंड के साथ मुझे रखिएगा, पीसीआर मनीष सिंह जी, अरे क्या सुनाओगे बताना जरा। एक सेकंड मुझे रखिएगा, पीसीआर मनीष सिंह जी के साथ क्या सुनाना चाहते हो? फ्रेम में रखिएगा जी। मैं कह रहा हूं मनीष सिंह जी, अभी तो सिर्फ बावड़ी वहां पर मिली है और अंदर खुदाई चल रही है। अगर अजहरी साहब की माने तो मतलब ये सब कुछ पॉलिटिकल ओरिएंटेड हो रहा है, तो फिर तो ऐसे तो फिर ASI में ताला लग जाना चाहिए कि हो सकता है कि कहीं अगर वो खुदाई हो और कहीं वहां पर अंदर से कुछ ऐसे अवशेष निकल आए तो उसको लेकर के कोई कह दे कि साहब ये मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, फिर तो ये सारी चीजें को पाट देना चाहिए। हो सकता है कि आज जो प्राचीन अवशेष, प्राचीन स्थान, प्राचीन मंदिर, प्राचीन मस्जिद दिख रही है, हो सकता है आने वाले 20-25 वर्षों के बाद उस पर भी अवैध अतिक्रमण करके उसको पाट दिया जाए, हो सकता है। देखिए प्रत्युष जी बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, लेकिन इसके सवाल के बहुत सारे निहितार्थ हैं जिसको समझने की आवश्यकता है। वर्तमान राजनीतिक परिवेश में हम कहां पर हैं? एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश बनाना चाहते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम $1 ट्रिलियन का हम राज्य बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे सामाजिक जो स्थिति है, सामाजिक जो हमारी वैमनस्यता है, क्या हम सामाजिक स्थिति और सामाजिक वैमनस्यता के परिवेश में क्या हम अपने
देश को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं? एक सवाल। दूसरा जो सवाल है, जो पुरातत्व विभाग है सर्वेक्षण करता, गैर राजनीतिक व्यवस्थाओं के तहत सर्वेक्षण करता, कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब उस सर्वेक्षण को राजनीतिक लाभ लेने के लिए डिफेंड करने की कोशिश करती है, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तानी, बकरीद, कब्रिस्तान, शमशान, इस तरह की जब राजनीतिक परिस्थितियां पैदा की जाती है तब आपत्ति होती है। प्रत्युष जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है आज उत्तर प्रदेश में, प्रत्युष जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश में आपका सम्मान है, आपका शोध देखा जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, मनीष शुक्ला जी बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आज 8,16,000 करोड़ के कर्जे में उत्तर प्रदेश है हमारा, आज 36,000 करोड़ रुपए हमारी देनदारी है एक इस वित्तीय वर्ष के 23 और 24 और 25। मतलब मनीष सिंह जी आप ये कहना चाहते हैं, नहीं मनीष सिंह जी, हमारी मनीष सिंह जी आप ये कहना चाहते हैं कि आगे, मनीष सिंह जी पर एक बार भी बहस नहीं की, मनीष सिंह जी आप ये कहना चाहते हैं कि आगे बढ़ने की बजाय बैकगियर लिया जा रहा है, पीछे जाया जा रहा है, तो फिर ऐसे में मनीष शुक्ला जी ऐसे खुदाई होती रही तो हो सकता है हम पाषाण काल में पहुंच जाएं। 10 सेकंड लूंगा प्लीज। इसके पहले क्या था, उसके पहले क्या था, और अगर कार्बन डेटिंग में जाते जाए हो सकता है पाषाण काल में पहुंच जाए। देखिए प्रत्युष जी, मुझे दो बात कहनी है। एक बात, मनीष सिंह जी जितने अच्छे शब्दों में बात यहाँ बोल रहे हैं, अगर इतनी अच्छी बात अपने बाराबंकी के विधायक सुरेश यादव को भी समझा देते, जिसने आज संपूर्ण हिंदू समाज को, संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों को आतंकवादी कह दिया अखिलेश यादव के कहने पे, उनको समझाते कि आखिर हिंदू आतंकवादी कैसे है। मनीष सिंह आतंकवादी है कि प्रत्युष खरे आतंकवादी हैं, आज बताते हैं आज मनीष सिंह। तो ये जो लोग हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है उसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि 11वें स्थान पे थे, हमारी अर्थव्यवस्था थी, आज 5वें स्थान पर है। तमाम मापदंडों पे आज भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार 1 नंबर पर चल रही है। अरे मनीष शुक्ला जी 216 लाख करोड़ के भारत कर्जे में है, प्रति व्यक्ति भारत का 41,000 से ऊपर के कर्जे में है। मनीष शुक्ला जी कहां पर है आप? हिंदुस्तान में जो स्थिति है, 80 करोड़ लोगों को सरकारी 5 किलो राशन पर अपनी जीविका चलानी पड़ रही है। मनीष जी आप जिन परिस्थितियों में देश को पहुंचा चुके हैं वो परिस्थितियां सामान्य नहीं है। मनीष सिंह जी अपनी बारी में बोलिएगा, मनीष सिंह जी अपनी बारी में बोलिएगा। मनीष शुक्ला ने धैर्यपूर्वक आपको सुना, मनीष शुक्ला जी ने आपको धैर्यपूर्वक सुना, अपनी बारी में बोलिएगा। प्रत्युष जी जब समय मिलता है आप इनके वक्तव्य को आप उठा के देखिएगा, अपने शो में एक सवाल का जवाब नहीं देते हैं, उसके बाद बीच में कूद पड़ते हैं। भैया जब मिले तो तर्क दे डालो। तो ये जो मैं आ रहा हूं हाजी रंगरेज, आपके पास भी आ रहा हूं। देखिए प्रत्युष जी, सबको पता है पूरे एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री के तमाम चीजों की जानकारी, तमाम चीजें इसी तरह के सर्वे, इसी तरह की खुदाई से पता चलती है। मनीष सिंह जी चाहते हैं कि देश में मोहनजोदड़ो क्या पता किसी को नहीं चलना चाहिए था, हड़प्पा सभ्यता किसी को नहीं पता चलना चाहिए था। हरियाणा में अभी आपने एग्जाम्पल दिया ही, पूरे विश्व में अपना इतिहास, अपना पुराना क्या रहा है, हमारा क्या पौराणिक महत्व की चीजें रही, उसका पता लगाया जाता है, उसके आधार पर देश आगे बढ़ता है। और जिसको अपने अतीत का ध्यान नहीं होता उस देश का भविष्य अच्छा नहीं होता। हाजी रंगरेज आपका रुख कर रहा हूं। हाजी रंगरेज जी, सरकारी गजेटियर में भी संभल के इतिहास के बारे में बताया गया, और बताया गया कि कैसे यह संभलापुर था और वहां पर हरि मंदिर था। तो अगर ये इतिहास में दर्ज कुछ बातें हैं तो इसको भी दबा देना चाहिए, सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे भाईचारा खतरे में है। देखिए प्रत्युष भाई, जितने भी टीवी डिबेट्स में हमारे साथ बैठे हैं, किसी को भी वहां का भूगोल पता नहीं है। वहां हरिहर मंदिर भी है और वहां पर मस्जिद भी है, दोनों चीजें हैं जो आपने अभी जिसका बताया। दूसरी बात, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, और जो हमारी पार्टी की जो मांग है कि यूपी में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। वहां पर संविधान का और कानून का पालन नहीं हो रहा है, वहां पर एक कम्युनिटी को, खास तौर से मुसलमानों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। तो राष्ट्रपति शासन लगा के तुरंत योगी जी को हटा देना चाहिए, क्योंकि उनसे जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाला जो नारा मोदी जी का था वो बिल्कुल अलग है। मोहन भागवत जी का नारा है कि भाई मंदिर के मस्जिद, मतलब आप कह रहे हैं हाजी रंगरेज जी, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश इस वक्त गंभीर स्थिति में है, वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। बिल्कुल राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। जिस तरीके से जब दंगा हो गया, अब दंगे में फिर आपकी बात पर मनीष शुक्ला जी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, वो तो मुस्कुराएंगे, वो तो खैर कार्टून है, तो उस तरीके की बातें करते रहते हैं। मेरी लाल के हसीन सपने देखने का अधिकार सबको है। ये सपने देख रहे हैं राष्ट्रपति शासन में जाएगा। 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसी के कहीं भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। आपके बीच में नहीं होता भाई, जहाँ कत्लेआम होता पश्चिम बंगाल है, वहां तो हमने लगाया नहीं राष्ट्रपति शासन की। जो लोग
भाई ये तो तरीका गलत है आपका। हाजी रंगरेज जी बोलिए बोलिए, एक सेकंड। मनीष शुक्ला जी हाजी रंगरेज जी को बोलने दीजिए। पहले इनकी मांग है राष्ट्रपति शासन। कितनी मांगे हैं? 2, 3, 4, 5, 6 सब बता दीजिए, हम लोग सब सुन रहे हैं। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। दूसरी मांग, योगी जी को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो जो है धर्म, उन्होंने संविधान की शपथ ली है, ना कि उन्होंने जो है मनुष्य समिति की शपथ ली है। वो हिंदू 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 बस नफरत 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 नफरत, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। इसके अलावा उनके पास कोई भी नैतिकता का कोई आधार नहीं बचा। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त कर दिया यूपी का। आज महिलाओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं तो यूपी नंबर 1, हत्या में यूपी नंबर 1, डकैती में यूपी नंबर 1। तो आप इस देश को, प्रदेश को, आप पूरे देश को आग लगा देना चाहते हैं। और योगी जी जब सदन में उनके खिलाफ, जब उन पे शासन प्रशासन का डंडा चला था, तो योगी जी ऐसे रो रहे थे ऐसे रो रहे थे। आज आप मुसलमानों को रुलाकर आप खुश रह सकते हैं? आप पूरे देश के 25 करोड़ मुसलमानों को दुख देकर आप खुश रह सकते हैं योगी जी? योगी जी, अगर आपके अंदर नैतिकता का आधार है, तुरंत बंद कराइए बुलडोजर और वहां पर जो है खुदाई का काम। अगर आपके अंदर जरा सी भी कोई बात है, अगर आपने संविधान की शपथ ली है, अगर आपके पास संविधान की शपथ है तो हट जाइए योगी जी, फिर आप कराइए जो भी कराना है, फिर हमें कोई एहसास नहीं होगा। हाजी रंगरेज जी, मैं इसका जवाब चाहूंगा कि मनीष शुक्ला जी दें, लेकिन उससे पहले बुलडोजर की बात आपने कही, तो बुलडोजर को लेकर के तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। भरोसा करते हैं ना न्यायपालिका पर कि उसको भी, कि न्यायपालिका को भी आप ही गाइड कीजिएगा? फिर भी बुलडोजर चल रहा है प्रत्युष भाई, फिर भी मुसलमानों के मकानों तो कोर्ट देख रहा है। उनके थल्ले तोड़े। अगर कहीं गलत बुलडोजर चलेगा तो कोर्ट देखेगा। आपको कोर्ट पर एतबार है कि नहीं? आपको कोर्ट पर एतबार है या नहीं है? अरे सुप्रीम कोर्ट के रोज रोज जाया जाएगा। एक बार चले गए बुलडोजर को, अरे मैं कह रहा हूँ ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। मनीष शुक्ला जी भाई 3-4 मांगे इन्होंने डिमांड यहाँ पर रख दी, राष्ट्रपति शासन लग जाए वहां पर, और आप ना कोर्ट को मानते हैं, ना आप संविधान को मानते हैं, आप सिर्फ बुलडोजर को मानते हैं। मनीष शुक्ला जी देखिए, उनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने दीजिए। ये उत्तर प्रदेश कैसा चाहते हैं? हर तीसरे दिन दंगा कराने वाला उत्तर प्रदेश जो अखिलेश जी करते थे। बनारस, अयोध्या और बाराबंकी के जो बम विस्फोट के आरोपी आतंकी थे उनको छोड़ने वाला उत्तर प्रदेश। इनको अंधेरों का उत्तर प्रदेश चाहिए। इनको चाहिए माफिया और अपराधी जो उत्तर प्रदेश अखिलेश के समय में चलाते थे, वो उत्तर प्रदेश चाहिए। इनको चाहिए कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो 80 करोड़ को देख लेंगे, ये उत्तर प्रदेश चाहिए। तो हाजी रंगरेज जान लो, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अपराधी दंगाइयों को खैर नहीं है। जो कानून को हाथ में लेगा, कानून का हंटर उसको हाजी रंगरेज की बात समझ लो। उनके कानून और संविधान से अभी देखिए हाजी रंगरेज जी अभी आप कह रहे थे कि साहब मेरे बीच में बोल रहे हैं, हम यहाँ पर अतिक्रमण पर बहस कर रहे हैं। समय का तो कम से कम अतिक्रमण ना करें। हाजी रंगरेज जी बोलने दीजिए मनीष शुक्ला। नहीं, अतिक्रमण तो भाजपा लगातार कर रही है, मुसलमानों को समझ लेनी चाहिए। और मैं पूछना चाहता हूँ, इतनी जो मामला है पूरी फोर्स को लेकर चाहिए, और वहां कोर्ट ने साफ कहा है इतनी फोर्स के साथ बिजली विभाग गया हो छापा मारने के लिए। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए योगी जी को। विजय शंकर तिवारी जी, मैं विजय शंकर तिवारी जी, मतलब संभल में एक मंदिर मिला, संभल में एक मंदिर मिला, फिर आसपास वहां पर 3 कुएं मिले, और भी कुओं की पहचान की गई। एसआई की टीम ने बकायदा उसका सर्वे भी कर लिया। संभल के बाद अलीगढ़ में मंदिर मिलता है, वाराणसी में एक प्राचीन मंदिर मिलता है, मुस्लिम इलाके में मिलता है, मेरठ में पिपलेश्वर मंदिर मिलता है, वो मुस्लिम इलाके में मिलता है, बदायूं के मुस्लिम इलाके में एक बंद पड़ा मंदिर मिलता है जो 1992 के बाद से बंद है, और संभल में जहां चंदौसिया बताया जा रहा है कि छोटा वृंदावन हुआ करता था एक जमाने में। तो ये सारे जो मंदिर मिल रहे हैं मुस्लिम इलाके में, ये अचानक से संभल के बाद ही ये खुदाई क्यों शुरू हो गई, ये सर्वे क्यों शुरू हो गया? इससे पहले अब तक क्यों नहीं हुआ? किसने हाथ पैर बांध रखे थे कि साहब 25 साल तक मत जाओ, पूजा मत करो? किसी ने डंडा चलाया था, किसने रोक रखा था कि मत जाओ पूजा करने? देखो प्रत्युष जी, ये तो पहले भी मिले हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आवाज़ उठाई जाती है लेकिन हमारे मीडिया और इन सब के पास तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन संभल का जब मामला आया और सारे के सारे मीडिया का कंसंट्रेशन, एकाग्रता उधर हुई, तो सारे देश में जो आवाज़ उठ रही है वो आप तक पहुंच रही है, ये सारा विषय है। लेकिन अभी तक मैं प्रत्युष जी जो बात सुन रहा था कि जब भी आप परंपरा की बात करेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे, मंदिर की बात करेंगे, इतिहास की बात करेंगे, पुरातत्व की बात करेंगे,
तो ये राजनीतिक दलों के द्वारा कहा जाता है तो हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, ये तो नफरत फैलाई जा रही है। अभी मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, मैं एग्जैक्ट सुन नहीं पाया था कि ये अतिक्रमण हटाने पर ये तो राजनीतिक लाभ के लिए, तुम अगर राजनीतिक लाभ मिलता है इस प्रकार का अतिक्रमण हटाने के लिए तो आप साथ आ जाइए, तो आपको भी लाभ मिल जाएगा। जब राम जन्मभूमि का विषय चल रहा था तो आप तो कार सेवकों को गोली से मरवा रहे थे। तो हम कहते हैं जब भी इस प्रकार का मुद्दा आपको दिखाई पड़े कि किसी पार्टी को राजनीतिक लाभ मिल रहा है और मुद्दा हिंदुत्व का है, उसके पक्ष में है, परंपराओं के पक्ष में है, देश के पक्ष में है, तो आप उसके साथ खड़े हो जाइए, आपको भी लाभ मिल जाएगा। तो ये जो नफरत की बात हो रही है, नफरत फैलाने वो लोग हैं जो वास्तव में देश की अस्मिता के साथ खेलते हैं, जो संभल में खेल रहे थे, जो पूरे देश में खेल रहे थे। जहां भी मंदिर हैं, मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को तोड़ा गया। आप छतरपुर चले जाइए प्रत्युष जी, वहां पर राष्ट्रीय संग्रहालय है, उसमें सैकड़ों प्रतिमाएं रखी हैं, अंग भंग की लिखी हैं, उसमें लिखा है कि ये महमूद खिलजी ने तोड़ा, ये इसने तोड़ा। आप अभी बात कर रहे थे कुतुब मीनार की, वहां 40 मंदिर इस प्रकार के जैन मंदिर तोड़ करके बनाए गए थे, वहां लिखा हुआ है। ये कोई किसी पार्टी ने लिखा है, उसको भी आप नहीं मानते हैं, आप बाबर नामों को नहीं मानते, आलमगीरी की नहीं मानते, तो आखिर ये क्या है? इसको अराजकता कहते हैं, इसको देश में भय फैलाने की बात करते हैं, इसमें एकाधिकार जमाने की बात करते हैं, राजनीतिक वर्चस्व की बात करते हैं, और उनको पता है हमारे देश में बहुत सारे ऐसे दल हैं जो इनके साथ खड़े हो जाएंगे, इनकी वकालत करेंगे। मैं हजारी साहब आपसे जानना चाहता हूं, आपने कहा ना कि ये जो खुदाई हो रही है एसआई वही करेगी जो सरकार कहती है। एक 2022 का मामला है, 2 साल पुराना मामला। आपने कहा ना कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये चेन्नई का मामला है और वहां की हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया था ये थलाईवेटी मुनियप्पन मंदिर को लेकर, जहां पर हिंदू विधि विधान के साथ वहां पर पूजा हो रही थी। कोर्ट ने निर्देश दिया एसआई को कि यहां पर एक याचिका लगाई गई है 2011 में बौद्ध ट्रस्ट के द्वारा कि यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है। उसके बाद जब एसआई ने रिपोर्ट सौंपी और यह कहा कि यह भगवान बुद्ध की ही मूर्ति है, तो कोर्ट के निर्देश के बाद फिर कहा गया कि भाई अब इनको यह दे दिया जाए। तो यहां तो हिंदू मुस्लिम नहीं था, यहां तो हिंदू मुस्लिम नहीं था ना। अब आपने एसआई पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि ये सरकार के निर्देश पर काम करती है, इसीलिए उसकी तो 2022 में भी कह देते कि साहब ना तो हिंदू ये मनियप्पन की मूर्ति है। हिंदू मुस्लिम नहीं था, इसीलिए आपने चर्चा नहीं की उसकी। चर्चा तो हो रही है ना, चर्चा तो हो रही है ना, चर्चा तो हो रही है ना, चर्चा आज कर रहे हैं ना 2022 के मामले को। लेकिन उस वक्त किसी ने ये नहीं कहा, उस वक्त किसी ने ये नहीं कहा कि साहब अतिक्रमण करके भाईचारे को खतरे में डाला जा रहा है। नहीं, जो आज संभल नहीं रहा है उस पर आप करिए ना बात। संभल क्यों नहीं संभल रहा है? डीएम एसपी को क्यों नहीं हटाया जा रहा है? 5 लोग मार दिए गए, उनका कातिल कौन है ये अब तक सामने आप नहीं ला पाए। मनीष शुक्ला जी, अभी चूंकि इतिहास, खुदाई, सर्वे, एएसआई सबको इन लोगों ने घेर लिया कि साहब ये सब कुछ पॉलिटिकल ओरिएंटेड है, इसलिए मैंने 2022 का एक एग्जांपल दिया। वहां पर हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं था। मनीष शुक्ला जी, देखिए इनके आंख पे जो धर्मनिरपेक्षता का चश्मा लगा है वो किस तरह का है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। 1978 में 188 हिंदू संभल में मार दिए गए, और रिकॉर्ड सरकारी विभाग के रिकॉर्ड में 188 हिंदू मार दिए गए, और तत्कालीन सरकार कांग्रेस की उस पर चुप रह गई, इसलिए वो धर्मनिरपेक्ष थी। अगर हम कहेंगे कि उस समय नरसंहार हुआ था, गलत हुआ था, तो हम सांप्रदायिक हो गए। हमको ये सांप्रदायिकता पसंद है, इसलिए पसंद है कि हम चाहते हैं कि किसी की हत्या न हो, किसी का हक न मारा जाए, सब बराबर आपको दंगे आपको पसंद है, आप मुसलमानों को अलग देश का अगर आप पसंद है, आप देश को तोड़ने वाले लोग, आप देश का विनाश करने वाले लोगों, दिख रहा है, जान रहा है कि आप देश के युवाओं को, देश की आवाम को किस तरह से अपनी बातों के जरिए भड़काते और उकसाते हो, ये पूरा देश जानता है। जिस तरह से आपने हिंदू समाज के युवाओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया है, उकसाया है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप ठीक है, मैं बहस में आगे बढ़ूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गुजरात से कलयुग की शुरुआत हुई,
श्री कृष्ण ने अंतिम सांस ली तब कलयुग की शुरुआत हुई। रास्ता निकालती है स्पीकर के माध्यम से। अगर कोई ऐसी घटना हुई थी तो सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को बुलाया जा सकता था, बात की जा सकती है। लेकिन आप बहानेबाजी देखिए उनको, ये सब जानते हो आप बहानेबाजी थी। और कई लोगों ने ऐसा कहा है कि ऐसा ड्रामा तो एक्टर भी नहीं कर पा रहे जैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद लोग ड्रामा करते हैं। मनीष सिंह जी, गुजरात से कलयुग की शुरुआत हो गई। गुजरात एक ऐसा राज्य है, थोड़ा सा प्रत्यूष जी थोड़ा मुझे वक्त दीजिएगा, कई सवाल है जिसका जवाब देना बहुत ही इस परिस्थिति में जरूरी है। गुजरात वाहिद इकलौता हिंदुस्तान का राज्य है कि ईडी सीबीआई सारे देश के सारे राज्यों में घूम आई, लेकिन गुजरात में एक भी बार ईडी सीबीआई चाहे ईडी के छापे नहीं पड़े। हिंदुस्तान वाहिद इकलौता ऐसा राज्य है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बात कही है गुजरात को लेकर के, वो तो सर्वसिद्ध है, सारे तरह के तथ्य है हमारे सामने। भगवान श्री कृष्ण जी की अंतिम सांस के बाद से जो उन्होंने कहा है कि घोर कलयुग की शुरुआत हुई, उसकी परंपरा, उसका नजीर तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी में गुंडों की पार्टी है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, एक जमाने में प्रत्युष जी नारा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के 3 धरोहर, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर। अब जानते हैं प्रत्युष जी नारा क्या लगता है? अभय बाबू, धनंजय बाबू, ब्रजेश बाबू, उत्तर भारत के तीनों सबसे बड़े माफिया योगी जी की गोद में खेलते हैं और उनके सानिध्य में उत्तर प्रदेश में जराइम की दुनिया तब्दील हो चुकी है। और मनीष शुक्ला जी बड़ा भारी उपदेश दे रहे थे, बड़ा भारी प्रवचन कर रहे थे। मनीष शुक्ला जी जरा बता दीजिए कि महिला अपराध में एनसीआरबी का डाटा कहता है कि महिलाओं का चीरहरण होता है उत्तर प्रदेश में। एनसीआरबी का डाटा कहता है। और सबसे बड़ी बात हम जिस उत्तर प्रदेश की कल्पना, जिस देश की बेहतर राजनीति करते हैं, ये तीनों नाम जो उन्होंने लिया वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। अभी तो चाचा के साथ फोटो आई थी धनंजय सिंह। प्रत्युष जी मुझे वक्त दीजिएगा। मैं ये हमको सिद्धांत समझा रहे थे, बीच में टोका टोकी से रोक रहे थे। अपना नंबर आएगा तो बोलिएगा, अपना नंबर आएगा मनीष शुक्ला जी तो प्रवचन करिएगा। और सुन लीजिए, हमारी समाजवादी पार्टी एकता में विश्वास करती है, अखंडता में विश्वास करती है, समता मूलक समाज की स्थापना की बात करती है। हमारी पार्टी पीडीए के पराक्रम और पुरुषार्थ को लेकर के सामान्य सीटों पर भी अनुसूचित वर्ग के नेता को लड़ा करके जिताने की ताकत, हैसियत और कुवत रखती है। सबसे बड़ी बात आज के समय में जो विभिन्न परिस्थिति पैदा हुई है, उसमें देश के सामने जो परिस्थिति है आपके पास मुहित खान के मामले में निषाद समाज की लड़की के बयान को अखिलेश यादव ने कहा नहीं मानते बेटी तुम्हारा बयान। प्रत्युष जी, अरे प्रत्युष जी, मेरे हिस्से में उनको बोलने की जिम्मेदारी कैसे दे दी आपने? अभी आपने भी बीच में बोला मनीष जी, मनीष सिंह जी, अभी आपने भी बीच में बोला जी, अभी आपने भी बीच में बोला। मनीष शुक्ला भी बोल रहे थे, आपने चूंकि आपने कुछ नेताओं के नाम गिनाए, आपने कुछ नेताओं के नाम गिनाए, उन्होंने काउंटर किया कि वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में नहीं। अरे उनके काउंटर करने से क्या होता है प्रत्युष जी? पूरा हिंदुस्तान जानता है कि जराइम की दुनिया तब्दील हो चुकी है उत्तर प्रदेश। तो आप भी नहीं, तो आप भी एआईएमआईएम के नहीं, तो आप भी एआईएमआईएम के स्टैंड से आप इत्तेफाक रखते हैं। मनीष सिंह जी, आप भी एआईएमआईएम के स्टैंड से इत्तेफाक रखते हैं, राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। उन्होंने तो सीधा कह दिया कि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। पहले इनसे पूछे, सुरेश यादव जो हिंदुओं को आतंकवादी कह रहा है उसके साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? सनातन धर्मावलंबियों को जिसने कहा आतंकवादी सुरेश यादव, हाजिर अंग्रेजी सर इंतजार कर रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी से साथ दे दे। राजनीतिक दल है, हम अपनी पार्टी की नीति, सिद्धांत और विचार पे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बर्खास्त होगी, इसकी हमें कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन 2027 के चुनाव में श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अगर सैकड़ा पहुंच जाएगी तो आप जो कहेंगे आपके चैनल पर मैं स्वीकार करने को तैयार हूं। लेकिन समय इजाजत दे रहा है, बहस को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।